हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे सीधी बात नो बकवास सीरीज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ बोथ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज वेल एज जनरल मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। सो देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया है बाय F.W. टेलर, ठीक है। और दूसरा है आपका जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय हेनरी फेयोल, ठीक है। सो आई बिलीव ये दो नाम तो आप लोग ऑलरेडी जान रहे होइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और जनरल मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहला है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है? इट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मेन एम क्या होता है कि टू एलिमिनेट वेस्टेज इन एनी प्रोसेस एंड टू इंश्योर द मैक्सिमम आउटपुट एट द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मेन एम, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रिंसिपल्स। सो we can say that there are four principles of scientific management theory that has been given by Mr. F.W. Taylor. तो सबसे पहला थ्योरी है आपका साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। तो साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिसीजन को हमें साइंटिफिकली और लॉजिकली लेना चाहिए। ये नहीं कि आई एम द बॉस तो चलो मेरा ही चलेगा, रूल ऑफ थंब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब सपोज करो आप कि जब हम बाइक पे चलते हैं तो रोड पे बहुत सारे कार्स भी होते हैं, बट अगर आप ट्रैफिक लाइट पे फंस जाओ तो आप क्या देखते हो कि बाइक वाले जितने भी पीछे खड़े होते हैं वो साइड से करके अपना आगे निकल जाते हैं। तो हाँ, ऑब्वियस सा बात है कि आप बाइक पे अगर पीछे खड़े हो तो थोड़ा अपने आप में लगता है कि भाई बाइक है, चलो आगे चले जाते हैं। तो स्टेइंग एट द फ्रंट ऑफ ट्रैफिक लाइट इन ए बाइक, ये चलो रूल ऑफ थंब हम मान सकते हैं, ठीक है। बट सपोज करो कि बहुत हॉट वेदर है, बहुत सनी वेदर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो वैसे में क्या आपको ये ईगो बनाना चाहिए कि नहीं मुझे सबसे आगे जाके खड़ा रहना है? तो वैसे में आपको लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, चलो वी शुड स्टे एट बैक अंडर द शैडो ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। दूसरा है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? दैट इज टू लीव पीसफुली एंड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद एवरीवन। मतलब ये नहीं कि हम बॉस हैं तो हर चीज में अपना सुपीरियरिटी दिखाएंगे, या अगर हम सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी है तो ये नहीं कि हम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्टनेस अपना दिखाएंगे। यहाँ कह रहा है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब पीसफुली सबको साथ में मिलके काम करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कहता है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ऑब्वियसली ये भी है कि आपको कोऑपरेटिव होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपना सोचना है, सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है। चलिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट शुड नॉट टेक देयर एम्प्लॉय फॉर ग्रांटेड, दे शुड आल्सो थिंक फॉर द एम्प्लॉय डेवलपमेंट एज वेल एज गुड, ठीक है। तो ये बेसिकली है आपका फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये तो बहुत ईजी है, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरल मैनेजमेंट, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट जो है ये दिया गया है बाय मिस्टर हेनरी फेयोल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है ये। सो देयर आर टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लाइक बहुत किसी को क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई चलो हेनरी फेयोल का कितना प्रिंसिपल था और टेलर का कितना प्रिंसिपल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक इसका नाम है F.W. टेलर, ठीक है। दैट इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग इनको टेलर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे इंटेंशन किसी को ऑफेंड करने का नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको एग्जाम में याद रह सके। तो आप ऐसे समझ लो कि आप जब कोई भी कपड़ा सिलाते हो, ठीक है, या अपना कपड़ा फिटिंग के लिए देते हो, तो टेलर कितने दिन का टाइम मांगता है आपसे? नॉर्मली 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं मांगता है आपसे। तो अब ये मान लो कि अगर टेलर का बात आ रहा है तो सीधा सा बात है कि यहाँ पे आपका फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। और दूसरा आप इस तरह से याद करो कि अगर आपका हेनरी फेयोल है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेलर नहीं फेयोल है। फेयोल कैसे स्टार्ट हो रहा है? एफ से। तो एफ से आप ये याद कर लो कि यहाँ पे आपका एफ से टोटल 14 प्रिंसिपल है, लाइक 14 FOURTEEN और फेयोल, FF14 फेयोल, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है ये 14 प्रिंसिपल। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क
फिर है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordinate of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, कैलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, और लास्ट है आपका स्पिरिट डे कॉर्प्स। ठीक है, तो अब क्या होता है ये 14 प्रिंसिपल का मतलब, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये एक मेन बॉस है, ठीक है, ये अब सारा काम खुद से तो नहीं कर सकता है, तो ये अपना काम जो है इस तीनों में डिवाइड कर दिया, और फिर फर्दर ये लोग, ये तीनों जो इसके सबऑर्डिनेट्स थे, ये लोग क्या किए, ये अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब अपने नीचे वालों को अगेन जो है इनका काम अलग अलग पार्ट में सबको बांट दिए। ठीक है, तो जब भी हम डिवीजन ऑफ वर्क का बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट समझ सकते हो कि सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क में आप ये लिख सकते हो, लाइक वर्क को जो है डिवाइड करना है। सो डिवाइड वर्क इन स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि स्मॉलेस्ट वर्क, या आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑफ वर्क शुड बी डन बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन, और यू कैन से स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब मतलब हम मान लो 2-3 तरह का काम है मेरे पास, तो जो आदमी को जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है, जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है, ऑब्वियसली हम उसको अगर काम देते हैं करने को तो वो अच्छा से करेगा। ठीक है, और तीसरा चीज जो आपको याद रखना है वो है कि अगर आप ये दोनों पॉइंट को, ऊपर के 2 पॉइंट को फॉलो करते हो, तो उससे क्या होगा कि दिस विल रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड ऑल्सो प्रिवेंट वेस्टेज। लाइक जैसा कि मैंने आपको बोला कि जिस आदमी को जिस काम में एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन है, इंटरेस्ट है, तो अगर उस आदमी को हम उस टाइप का काम देंगे, उसके मन के लायक का काम देंगे, तो ऑब्वियसली वो काम भी अच्छे से करेगा, क्वालिटी भी अच्छा डिलीवर करेगा, और जो भी हमारा प्रोसेस है उसमें वेस्टेज भी कम होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझने के लिए एक सिंपल सा चीज समझ लो कि ये सपोज करो आपका मैनेजर है, ठीक है, और ये उसका सबऑर्डिनेट है। तो अब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये मैनेजर का बनता है कि क्या सबऑर्डिनेट से करवाना है, ये मैनेजर उसको बताएगा। ठीक है, और मैनेजर को ऑथोरिटी है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, बदले में सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर को क्या करना है, सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू द मैनेजर, मतलब कि मैनेजर जो भी करने बोला है उसका उसको काम करके उसे देना पड़ेगा, या उसे बताना पड़ेगा कि हाँ ये काम हो गया या नहीं हुआ या वॉट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी मेक्स एग्जीक्यूशन लेस इफेक्टिव। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी मेक्स द एग्जीक्यूशन लेस इफेक्टिव, कि ऑब्वियसली हम किसी को कुछ काम करने दे दिए और वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर उसको मॉनिटर नहीं किया जाए तो वो काम को लाइटली लेगा और टाइम पे नहीं करेगा, वेस्टेज ज्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस होता है, हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि देयर शुड बी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक कौन ऑथराइज है किस काम को करने के लिए और उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ये एक मैनेजर डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद तीसरा है आपका डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब तुम लोग सब जानते हैं, लाइक जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का या इंस्टीट्यूट का रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको उसे फॉलो करना है। ठीक है, लाइक अगर आप विद इन द रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप काम करते हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क, और अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको कुछ तो पनिशमेंट मिलेगा, आप अपना जॉब लूज भी कर सकते हो, अगर आप स्कूल में है तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन का अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ इस आदमी के हाथ में घड़ी है, तो सबसे पहले डिसिप्लिन क्या कहता है कि आप टाइम पे आओ, टाइम पे काम करो। ये एक कैलेंडर है, लाइक अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करो एज पर द रूटीन, एज पर द स्केड्यूल, अपना काम करो। सो दीज आर द बेसिक डिसिप्लिन। सो ऑबिडियंटली आपको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब चीज फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ पे आप देखो डायग्राम में भी देख रहे हो कि लाइक एक कैप्टन है जो कि अपने सारे सोल्जर्स को
एक कमांड दे रहा है कि भाई उधर ही जाना है, उधर ही करना है, वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम देयर वन मैनेजर और वन सुपीरियर, ठीक है। अगर ज्यादा लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक बोल दिया कि उधर जाओ, एक बोल दिया कि उधर जाओ, तो अब आदमी तो कंफ्यूज हो गया कि हमको जाना किधर है। तो बेसिकली एज पर द रूल ऑफ जनरल मैनेजमेंट क्या है कि आपका एक बॉस होना चाहिए और आपको कमांड या ऑर्डर किसी एक बॉस से मिलना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो प्रोसेस में, ठीक है। तो चलिए इसका हम इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, लाइक एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपरवाइजर, एल्स देयर मे बी confusion regarding the work, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है कि हर किसी को, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर को एक डायरेक्शन में काम करना है, और वो डायरेक्शन क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सबको, चाहे वो जो भी काम कर रहा हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट के लिए ही काम करना है। तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सेम ऑब्जेक्टिव सेम प्लान को सारे लोग इनिशिएट करेंगे फॉर एवरी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी शुड बी अचीव्ड, ठीक है। ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मिस्टर हेनरी फ्लोल कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, या फिर आप कह सकते हो जनरल इंटरेस्ट। मतलब सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन को काम है आज कुछ, और वो चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन कि आप एक सर्टेन मीटिंग जाके अटेंड करो, लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे ये वाला मीटिंग नहीं, मुझे दूसरा वाला काम करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका अपना इंटरेस्ट जो है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर शो कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका इंटरेस्ट वही होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट मींस कि सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो चलिए इसका भी हम लोग एक की पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन interest should be given priority over जनरल इंटरेस्ट, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, तो दैट शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ये नहीं कि भाई अब चलो इसका सैलरी का डेट है तो हम लेट से सैलरी दे रहे हैं, वो भी सही नहीं है। और मान लो एम्प्लॉय कुछ काम कर ही नहीं रहा है, बट वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, तो वो भी सही नहीं है। तो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एट हायर लेवल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लाइक यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो आपका एक बीच का जगह है, ये आपका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके पास सारा पावर है कि ये डिसीजन ले सकता है। तो ऑब्वियसली जब सारा डिसीजन का जो है मैनेजमेंट लेगा, या सेंट्रल टीम लेगा, या हेड लेगा, तो जो भी बाकी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मानना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि ये पावर दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, और इसको भी दे दिया। ये अपने चारों मैनेजर को, मीन्स चार उसके नीचे जो थे चारों को अपना पावर दे दिया कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। और अब बदले में ये लोग क्या किया कि ये फिर जो है फर्दर
अपने एम्प्लॉयज को पावर दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एम्प्लॉय के हाथ में थोड़ा थोड़ा पावर होता है। तो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा जाता है कि जहाँ डिसीजन मेकिंग का पावर सेंट्रलाइज होता है, वहां पे जो है काम ज्यादा अच्छे से होता है, या आप कह सकते हो ज्यादा स्मूथली होता है। और जहाँ पे कि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो जाता है ना, वहां पे क्या होता है कि लोग आपस में खुद ही लड़ झगड़ लेते हैं, खुद ही कॉन्फ्लिक्ट सा अराइज हो जाता है। सो अगेन इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। सो अपना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन। तो स्केलर चेन क्या होता है वैसे समझ लो। सपोज करो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल है, ये भी एक लेवल है, ठीक है। मतलब डी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई जो है डी को रिपोर्ट करेगा, फिर डी जो है सी को रिपोर्ट करेगा, सी बी को, बी ए को, और फिर ए एफ को, इस तरह से। मतलब अभी यहाँ क्या हुआ, ई से जो है ए तक मैसेज गया, ठीक है। मतलब सपोज करो कोई क्वेरी था या कोई फीडबैक था, तो वो ए तक पहुंचा। अब ए जो है फर्दर ऑर्डर देगा एफ को, फिर एफ सी को, जी को, फिर जी एच को। तो इसमें क्या है ना कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ऑब्वियसली जनरली स्केलर चेन तो ये कहता है कि ये जो चेन है ये टूटना नहीं चाहिए, लाइक चेन शुड नॉट बी वायलेटेड। बट हाँ, देर इज अ केस ऑफ इमरजेंसी, लाइक अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी है कि जल्दी से ई को जो है आई को इन्फॉर्म करना है कुछ, तो वैसे में, या मान लो ई को जो है एच को इन्फॉर्म करना है, तो वैसे में यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा कि ई जो है पहले डी को इन्फॉर्म कर देगा क्योंकि ये इसके ऊपर है, और फिर ये डी जो है डायरेक्टली एच को इन्फॉर्म कर देगा यहाँ पे फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये लोग इतना पूरा इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ डायरेक्ट ऐसे बात हो जाएगा, या फिर ई को आई से करना है तो डायरेक्ट इस तरह से ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है गैंग। लेकिन इसका भी एक रूल है कि मान लो आप कम्युनिकेशन के सिस्टम को ब्रेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ई जो है डायरेक्टली आई को इन्फॉर्म कर कांटेक्ट कर सकता है, बट ही शुड एटलीस्ट इन्फॉर्म टू हिज सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर या सुपरवाइजर को आप इन्फॉर्म करो, उसके बाद आप ये स्टेप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। तो ये तो भाई हम लोग सबको जानते हैं कि किसी भी काम को प्रॉपर ऑर्डर से करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी कहना चाह रहा है कि प्रॉपर ऑर्डर शुड बी फॉलोड फॉर एनी ऑफ द वर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी। तो आप ये इमेज देख सकते हो, आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि इक्विटी क्या होता है और इक्वालिटी क्या होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मान लो तीन बॉक्स था, इस आदमी का हाइट सबसे ज्यादा है, इसका हाइट सबसे कम है। अब अगर ये लोग बोलते हैं कि हमको जो है काम इक्वली करना है, तो चलो ये लोग इक्वली शेयर कर लिए, तो इससे क्या हुआ, ये बेचारा तो अभी भी सफर कर रहा है, सबसे छोटा वाला। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं बल्कि इक्विटी होना चाहिए। सिर्फ लॉजिकल डिसीजंस नहीं, आपका आपको अपना इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस भी दिखाना पड़ेगा कि भाई चलो ये आदमी को तो ऐसे ही दिख जाएगा, ये देख लेगा, ये थोड़ा मीडियम साइज का है तो इसको एक बॉक्स दे दिए, ये सबसे छोटा है तो चलो इसको दो बॉक्स पे चढ़ा दिए, तो अब सबको जो है मैच दिख पा रहा है। तो दिस इज व्हाट इक्विटी मीन्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में इक्विटी का मतलब क्या है कि वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, लाइक आपका रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एक्सेट्रा। सो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट शुड बी फॉलो। यही मेनली यहाँ पे इक्विटी कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से मिस्टर फ्योल क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी इम्प्लॉय अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मीन्स अच्छे से मैनेज करता है, लाइक अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ लाइक हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, अगर सब कुछ ही अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है, तो क्या होगा कि घर पे भी खुश रहेगा और काम भी अच्छे से करेगा। तो ओवरऑल मैनेजमेंट को इसको क्या असर पड़ेगा कि इसका, इस कंपनी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर जो है कम रहेगा। सो आप लिख सकते हो ये पॉइंट, एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी मिनिमाइज्ड। तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम रहना ही चाहिए। तो एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है कि एक साल में कितने इंप्लॉयज आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर ज्यादा इंप्लॉयज छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो एम्प्लॉय टर्नओवर हरदम कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर है आपका इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉय शुड बी इंकरेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। मतलब मान लो कोई काम है, ठीक है, अब मैनेजर पूछ रहा है कि कौन करेगा। जैसे क्लास में क्या होता है कि हम लोग पूछते हैं चलो कौन स्टूडेंट आंसर देगा, कोई हाथ ही नहीं उठाता है, कोई बोलता ही नहीं है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहा है। तो अल्टीमेटली टीचर को खुद पॉइंट आउट करना पड़ता है, भाई चलो तुम उठो, आंसर दो, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी इंकरेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड टू टेक द प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क। ये यहाँ पे इनिशिएटिव का मतलब होता है, ठीक है।
कि मैनेजमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करना, मीन्स मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट है आपका स्पिरिट डेकॉप्स। अब ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि स्पिरिट डेकॉप्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप फोटो से ही समझ सकते हो कि दिस वर्सेस दिस, इसका मतलब क्या हुआ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ये आदमी कह रहा है कि नहीं सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे ये सिर्फ अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। और यहाँ पे टुगेदर वी कैन, लाइक यहाँ पे बात हो रहा है एक प्रॉपर टीम वर्क का। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है टीम वर्क का। और यहाँ पे क्या बात हो रहा है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। तो क्या कहता है कि स्पिरिट डेकॉप्स का मतलब होता है कि ये इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कि आई मी माई सेल्फ, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। होना क्या चाहिए कि सबको टीम वर्क से, टीम कोऑर्डिनेशन से अच्छे से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे स्पिरिट डेकॉप्स में हम लिख सकते हो कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। और ऑब्वियसली वर्ड आई शुड बी रिप्लेस्ड विथ वी। ठीक है, तो यही होता है स्पिरिट डेकॉप्स का मतलब। तो आई बिलीव कि आप लोग को ये 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट और 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है गाइज, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।